नमस्कार, प्रणाम। बिहार तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ इंद्र मोहन और मेरे साथ है आशीष रंजन। राजनीतिक गलियारों की अगर बात करें तो सबसे बड़ी चर्चा अब इस बात की है कि अमित शाह का बिहार दौरा होने वाला है। सवाल ये उठने लगा है कि सत्ता परिवर्तन के बाद क्या जिसे देश का चाणक्य कहा जाता था उसकी जरूरत आन पड़ी है बिहार में। बिहार के आखिर इन 40 सीटों पर क्यों पेच फंसा हुआ है, जिसे संभालने के लिए अब यह यूं कहें कि इस पेच को सीधा करने के लिए अमित शाह के बिहार दौरे की जरूरत पड़ी है। क्या यह भी माना जाए कि बिहार में बीजेपी के जो वर्तमान नेता हैं उनसे यह पूरा मामला अब संभलता नहीं दिख रहा, इसलिए कमान अमित शाह ने ली है। कई सारे सवाल हैं। इस लाइव में हम हर एक सवाल के बारे में आपको जवाब भी देंगे, साथ ही ये भी बताएंगे कि आखिर अमित शाह सीमांचल के दौरे पर आ क्यों रहे। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर राजीव सिंह भी जुड़ेंगे, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन बड़ी बात ये कि अमित शाह का जो सीमांचल का दौरा है, इसे आप दो तरीके से ऐसे समझ सकते हैं। एक, क्या बिहार में बीजेपी के जो शीर्ष नेता हैं उनसे अब यह मामला संभलता नहीं दिख रहा है, और दूसरी बड़ी बात ये कि सीमांचल को ही अमित शाह क्यों साधना चाहते हैं। सीमांचल में 4 लोकसभा की सीट, 24 विधानसभा की सीट, लेकिन इन 4 में से अगर सीधे तौर पर देखा जाए तो एक सीट कांग्रेस के पास है, जहां पर अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे अमित शाह। वहीं 23 सितंबर को पूर्णिया में भी एक जनसभा होने वाली है अमित शाह की। अब सवाल उठने लगा है कि आखिर बंगाल से, बांग्लादेश से लगे सीमा पर अमित शाह की रैली से क्या बिहार के लोकसभा चुनाव में कमल खिलेगा। निश्चित रूप से देखिए, जिस तरीके से अमित शाह का यह दौरा है और ऐसे समय पर दौरा हो रहा है जब महागठबंधन की सरकार बनी है और नीतीश कुमार एनडीए से अलग हो चुके हैं, तो कयास ये लगाए जा रहे हैं कि क्या शाह मात का जो खेल है और उसमें माहिर खिलाड़ी हैं अमित शाह, उनके दौरे से क्या कुछ होने वाला है। जैसा कि इंद्र मोहन जी ने आपको बताया कि बीजेपी के लिए अभी सिर्फ और सिर्फ पाने के लिए बचा है, उनका एक जो बड़ा सहयोगी दल था एनडीए से, वो अलग हो चुका है। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर राजीव सिंह जुड़े हुए हैं। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका बिहार तक पर। राजीव जी, आवाज मिल रही है आपको? राजीव जी, आपको आवाज मिल रही है? आशीष रंजन बात कर रहा हूं। बहुत बहुत स्वागत है आपका बिहार तक पर राजीव जी। और जिस तरीके से अमित शाह का दौरा हो रहा है और वो क्षेत्र, सीमांचल का वो क्षेत्र जो एक तरह से आप यूं कहें तो गढ़ माना जाता रहा है अब तक महागठबंधन का, शाह के दौरे को आप कैसे देखते हैं? देखिए, शाह जो है बीजेपी के बारे में कही जाती है कि वो चुनाव से पहले ही तैयारी शुरू कर देते हैं। तो अमित शाह के दौरे के जो 2024 में जो आने वाला लोकसभा चुनाव है, उसको कहीं ना कहीं तैयारी के रूप में देख सकते हैं, क्योंकि ये जो नई सरकार जो बनी है ये महागठबंधन की, और वो गढ़ रहा है। सीमांचल एरिया जो है वो जो है मोस्टली मुस्लिम बाहुल एरिया है, और ऐसा माना जाता है आमतौर पर कि मुस्लिम बीजेपी को वोट नहीं करते। तो ये जो नई सरकार बनी है, नई परिस्थितियों में बीजेपी कहीं ना कहीं अभी से तैयारी शुरू कर रही है। क्योंकि देखिए, हमें मालूम है लास्ट टाइम जब 2019 में जो इलेक्शन हुआ था, उसमें एक तरह से आप कह सकते हैं कि सुनामी आई थी। 40 में से 39 सीट जो है एनडीए को प्राप्त हुई थी। पर इस बार अगर 2024 लोकसभा तक अगर महागठबंधन बरकरार रहता है और दोनों नीतीश कुमार और आरजेडी साथ में रहती है, तो मुझे लगता है कि बीजेपी के लिए काफी कठिनाई होगी। और इसलिए अभी से जो है अमित शाह जो है इस दौरे को कहीं ना कहीं हम राजनीतिक कूटनीतिक तरीके से इसको हम देख सकते हैं, क्योंकि आगे आने, अगर अभी से इस पे काम नहीं किया गया तो फिर आगे आने वाली कहीं ना कहीं हो सकता है कठिनाई होगी बिहार से। लेकिन सवाल तो यहाँ राजीव जी ये है ना कि नीतीश कुमार के एनडीए से अलग होते ही अमित शाह को कमान संभालनी पड़ रही है। क्या इसको किस तरीके से देखते हैं? अमित शाह खुद एक्टिव होते हैं नीतीश कुमार के अलग होने के बाद से? बिल्कुल, देखिए आगे आने वाली जो राजनीति है ना, अब जो जैसे मान लीजिए वहां पे 3 पार्टियां अभी जो है प्रमुख तौर पे हैं, जदयू, आरजेडी और बीजेपी। तो हम जैसा कि हम सब जानते हैं कि जदयू का एक अपना चेहरा है। जदयू जो पार्टी है, नीतीश कुमार उनका अपना चेहरा है। आरजेडी में जो है उन्होंने चेहरा ढूंढ लिया अपना डिप्टी सीएम के रूप में। पर अभी भी पिछले 15 वर्षों से सरकार में होने के बावजूद भी बीजेपी अपना फेस नहीं दे पाई है। देखिए, बिहार की जो राजनीति है ना, ये कहते हैं कि जो दिल्ली का रास्ता है वो दिल्ली बिहार यूपी से होके जाता है।
तो बिहार की जो राजनीति आप देखेंगे, बिहार में राजनीति जो हर कोई प्रबुद्ध वर्ग है, चाहे आप पान वाला हो, ठेले वाला हो, अंडा सड़क पे अंडा बेचने वाला हो, राजनीति के विषय में हर कोई अपनी जानकारी रखता है। तो बिहार के बारे में जो है अन्य राज्यों से काम नहीं चलेगा। यहाँ पे बीजेपी को कोई ना कोई फेस देना पड़ेगा, जो अभी तक फेस उनके पास नहीं है, इसलिए अमित शाह को खुद ही तैयारी के लिए उतरनी पड़ रही है। और अभी वो योजना लेकिन यहाँ पर एक काउंटर सवाल भी बनता है। सीमांचल का वो इलाका मुस्लिम बाहुल्य इलाका, और आप देखें तो अति पिछड़ा और पिछड़े वर्ग की अच्छी खासी तादाद है। तो एक MY समीकरण भी कहा जाता है सीमांचल के लिए कि वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, और जब आरजेडी सत्ता में है MY समीकरण काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। क्या अमित शाह इस MY समीकरण को मात दे पाएंगे? बिल्कुल, देखिए जैसा कि हम लोगों ने यूपी में देखा, आमतौर पर ये कहते हैं कि यूपी जैसे हमने यूपी में देखा, आजमगढ़ में, रामपुर में, वो मुस्लिम बाहुल्य जिले हैं, पर आपने देखा, हम सबने देखा कि बीजेपी वहां पे उन्होंने विजय प्राप्त की। तो यही जो स्ट्रेटेजी है अमित शाह वो कि जो है कि उसी स्ट्रेटेजी को कहीं ना कहीं लगाते हुए वो सीमांचल में काम कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको व्यक्तिगत बताऊं, मेरी जो ससुराल है पूर्णिया में है, तो मेरा अक्सर सीमांचल दौरा मेरा होते रहता है। तो मैं वहां पे देखता हूँ, मैं वहां पे जब जाता हूँ तो लोग बातें करते हैं, और देखिए वहां पे जो लोग हैं प्रोग्रेसिव माइंड के, वहां जबकि वो पूरा पिछड़ा एरिया है, वो विकास वहां पे नहीं है। लेकिन आप जो लोगों को आप देखेंगे, आप उनका जज्बा देखेंगे, वो भले वो फटी बनियान में हो, लुंगी में हो, लुंगी जो हम नीचे पहनते हैं, बिहार में लुंगी कहते हैं उसको, तो भले, लेकिन आप देखिएगा जो पॉलिटिकल है, तो जो बिहार में जो है बीजेपी को एक्टिवनेस ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं ऐसी ये जो है धीरे धीरे बीजेपी इस बात का प्रयास कर रही है, ना सिर्फ बिहार में, तो ये यूपी मॉडल का सफल रहा है। रामपुर आजमगढ़ में 50% से ज्यादा मुस्लिम वहां पे मतदाता है, लेकिन उन्होंने सीट जीती। तो वही ना कहीं स्ट्रेटेजी जो है वो सीमांचल में लाना चाहते हैं। धारणा को जी, एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि इस धारणा को पहले भी नहीं होगा कि बिहार में इस धारणा को तोड़ पाते हैं या नहीं, चूंकि इस बार अकेले चुनाव लड़ेगी भारतीय जनता पार्टी सहयोगी दल के रूप में। आप एक तरह से देखें तो अभी चिराग पासवान उनके पास ऑप्शन बनते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने तमाम जानकारी दी। इंद्रमोहन जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं, चूंकि अमित शाह का दौरा है और ये दौरा काफी अहम हो जाता है, सीमांचल का इलाका काफी संवेदनशील इलाका भी माना जाता है, और जो वो शुरुआत कर रहे हैं अमित शाह, हम सिलसिलेवार तरीके से कई सारे सवाल हैं, उन सवालों का जवाब हम आपसे जानना चाहेंगे, चूंकि हमारे जो दर्शक हैं वो भी इस विषय में काफी रुचि ले रहे हैं। तो पहला सवाल इंद्रमोहन जी यही होगा कि जिस तरीके से अमित शाह ने वो क्षेत्र चुना है, इस पूरे घटनाक्रम को आप कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले हम अपने दर्शकों को तो वो उन सवालों को एक एक करके दिखा देते हैं, क्योंकि ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। अमित शाह के सीमांचल के दौरे को अगर देखा जाए, पैनल पर हमारे साथी हैं अर्पित ग्राफिक्स है 10 सवाल का, वो एक एक सवाल, ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। अमित शाह के दौरे से कितनी बढ़ेगी नीतीश और तेजस्वी की मुश्किलें? नीतीश कुमार के एनडीए से अलग होते ही शाह ने क्यों संभाल ली मिशन बिहार की कमान? मिशन 2024 का आगाज मुस्लिम बहुल सीमांचल इलाके से क्यों कर रहे हैं अमित शाह? आरजेडी के यादव मुस्लिम समीकरण यानी MY समीकरण को अकेले कैसे मात देगी बीजेपी? सीमांचल दौरे पर कौन सा मुद्दा उठा सकते हैं गृह मंत्री अमित शाह? महत्वपूर्ण है ये सवाल। सीमांचल शाहनवाज हुसैन का गढ़ माना जाता है, वो बिहार में सक्रिय हैं, क्या फिर से पार्टी उन्हें बड़ी जिम्मेदारी देगी? बीजेपी लोकसभा और विधानसभा की तैयारी में अभी से जुट गई है। मोदी और शाह के चेहरे मजबूत महागठबंधन के सियासी किले को भेद पाएंगे। बिहार में जाति की राजनीति पर विकास की राजनीति का कितना असर होगा, यह भी अब देखना होगा। और बीजेपी को नीतीश से अलग होने का होगा नुकसान या मिलेगा सियासी फायदा? जी, तो इंद्रमोहन जी, ये तमाम सारे सवाल हैं, हम अपने दर्शकों से भी चाहेंगे कि वो भी अपनी प्रतिक्रिया दें, लेकिन पहला सवाल तो यही है इंद्रमोहन जी कि एक ऐसा जगह अमित शाह चुनते हैं जो काफी संवेदनशील है, MY समीकरण है और महागठबंधन की सरकार है, तो उनके इस दौरे को आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, जगह संवेदनशील हो ये तो वहां के एडमिनिस्ट्रेशन को तय करना है, लेकिन अमित शाह के पूरे दौरे को आप ऐसे समझिए कि अमित शाह बिहार आ रहे हैं। ये अपने आप में एक बड़ी खबर है कि अमित शाह का बिहार दौरा होना, इसका मतलब है कि वो कई मैसेज देना चाहते हैं। सबसे बड़ा मैसेज ये कि महागठबंधन के सामने अब बीजेपी के एक तरीके से देखा जाए तो चाणक्य जो है वो खुद
सामने आएंगे, बिहार की रणनीति बनाएंगे, क्योंकि उनके लिए मिशन 2024 यानी कि जो लोकसभा की 40 सीटें हैं, ये सीटें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। हालांकि उन्होंने पिछले चुनाव की बात करें जब एनडीए गठबंधन था तो 40 में से 39 सीटें एनडीए ने निकाली, लेकिन फिलहाल अब उनके साथी उनके साथ नहीं है। ऐसे में एक एक सीट इस चुनाव के में काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। और जेडीयू जिस गुणागणित की बात कर रहा है, उस गुणागणित में यही कह रहा है कि अगर आपने बिहार, उत्तर प्रदेश और बंगाल में इनकी 30 सीटें भी कम कर दी तो मुश्किल होगा बीजेपी के लिए फिर से लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करना। ऐसे में जो सीमांचल का एरिया है उसे आप सिर्फ ऐसे भी समझ सकते हैं कि सीमांचल में अमित शाह की रैली नहीं होने जा रही है, बल्कि सीमांचल से कुछ मुद्दे भी उठने वाले हैं। ये बांग्लादेश के रोहिंग्या मुसलमान को लेकर भी मुद्दे हो सकते हैं, क्योंकि पूर्णिया जो है वो बांग्लादेश से लगी हुई इसकी सीमा है। इसके बाद किशनगंज में वो जब बीजेपी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे तो किशनगंज में पिछली बार कांग्रेस के इकलौते उम्मीदवार की जीत हुई है। ऐसे में वो वहां भी अपने उम्मीदवारों को साधेंगे। इसके अलावा बात करें कि उस क्षेत्र से मैसेज कितने बड़े क्षेत्र को जाने वाला है, तो देखिए बीजेपी की जिस तरीके से रणनीति रही है और जिस तरीके से वो चुनाव में अपने कार्ड को खेलती है, उसे देखते हुए सीमांचल उनके लिए तुरुप का इक्का साबित हो सकता है। क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में वहां एआईएमआईएम ने 5 विधानसभा सीट जीत ली थी। ऐसे में अब हालांकि वो विधायक आरजेडी के साथ हैं, सिर्फ एक ही विधायक अख्तरुल ईमान ने पार्टी की कमान संभाली हुई है, लेकिन तोड़ना उस मिथ को भी है। ऐसे में सीमांचल का ये पूरा एरिया, जो पहला बड़ा सवाल है कि सीमांचल ही क्यों, तो सीमांचल के लिए महत्वपूर्ण है कि बीजेपी अगर वहां अपनी पैठ जमा लेती है या पैठ ना भी जमाए, लेकिन वह मैसेज ये दे देगी अपने कार्यकर्ताओं को कि पार्टी लाइन अब किस तरफ जाने वाली है और अगले लोकसभा चुनाव में उन्हें कैसे तैयारी करनी है। नीतीश कुमार जब एनडीए के साथ थे तो 39 सीटें एनडीए की झोली में गया था, और आप देखें तो अब जो है एक तरह से महागठबंधन भी बिहार में मजबूत है और इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते। और वो इलाका 4 सीटों का इलाका है लोकसभा चुनाव में। अपने मतलब आपको ग्राफिक्स के जरिए भी उस क्षेत्र में क्या समीकरण है वो भी बताएंगे, लेकिन 4 सीटों से क्या ये 40 सीटों को साधने का जो एक रोड मैप है अमित शाह वो तैयार करने जा रहे हैं? बिल्कुल, इस 4 सीटों से अमित शाह चाहते तो यही है कि ये पूरा जो बीजेपी का रोड मैप है उसे जरूर साधा जाए। बेहतर होगा कि इसके लिए हम लोकसभा का ग्राफिक्स दिखाएं कि लोकसभा की ये सीटें किसके पास है और क्या ये कैसे इफेक्ट करती है। सीमांचल क्षेत्र में लोकसभा की कुल 4 सीटें हैं। 2019 के चुनाव में अररिया सीट पर सिर्फ बीजेपी जीती है, मतलब सिर्फ एक सीट, 4 में से एक सीट अररिया की सीट जो है वो बीजेपी के पास है, जबकि जेडीयू के पास कटिहार और पूर्णिया की सीट है। यहां भी मामला फंसा हुआ है बीजेपी के लिए। और एक सीट जो बचती है किशनगंज की सीट, वो सीट जो है वो कांग्रेस के पास है, जबकि कटिहार और पूर्णिया को परंपरागत रूप से ऐसा माना जाता है कि वो बीजेपी से सीट रही है, लेकिन पिछली बार सीट शेयरिंग में एक सीट जो है वो ये दोनों सीटें जो है वो जेडीयू को गई है। अब ऐसे में यहां ये देखना दिलचस्प होगा। अब सवाल ये भी उठता है कि क्या सिर्फ एक सीट को साधने के लिए अमित शाह बिहार का दौरा कर रहे हैं? तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने जा रहा है। दरअसल यहां से अमित शाह ये तय करेंगे कि पार्टी लाइन किस तरफ जाएगी, किन मुद्दों पर पार्टी बात करने वाली है, बीजेपी क्या बात करने वाली है, और 2024 के लोकसभा चुनाव में नीतीश और तेजस्वी को वो कैसे घेरेंगे, ये भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि बिहार में ये कहा जा रहा है अभी भी कि जो जातीय समीकरण है, इस जातीय समीकरण को कैसे बीजेपी तोड़ पाएगी, क्योंकि जातीय समीकरण फिलहाल महागठबंधन के पक्ष में है। यह भी कहा जाता है कि अगर आज के दिन में चुनाव हो जाए, लोकसभा के चुनाव, तो ये आंकड़े बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक हो सकते हैं। बल्कि जेडीयू के नेता तो लगातार ये दावा कर रहे हैं कि कहीं बीजेपी शून्य पर ना सिमट जाए, और यही डर है, यही डर बीजेपी को सता रहा है कि आखिर वो कैसे महागठबंधन को रोकें।
तो यहां से अमित शाह अपने नेताओं को, अपने कार्यकर्ताओं को और जो भी वोटर हैं उसे एक मैसेज जरूर दे देंगे कि आखिर बीजेपी किस तरीके से आगे बढ़ने जा रही है, बिहार में कैसे वो लोकसभा चुनाव को साधेगी। देखिए एक सवाल यहां पर ये उठता है और ये तमाम दर्शक भी हमारे चाहते हैं कि इस सवाल पर हम अपनी बात रखें, क्योंकि देखिए बीजेपी की जो पॉलिटिक्स करने की रणनीति रहती है वो हमेशा एक तरह से विकास के साथ साथ हिंदुत्व के मुद्दे को भी उठाते रहते हैं। ऐसे में सीमांचल का जो इलाका है वो मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, फिर भी उसी क्षेत्र से अमित शाह शुरुआत कर रहे हैं मुस्लिम बाहुल्य इलाके से। तो कैसे देखते हैं, क्या मिथ जो है एक वो मिथ को तोड़ने की कोशिश में अमित शाह? बिल्कुल, सीमांचल का जो हिस्सा है, सीमांचल के हिस्से से सिर्फ मैसेज ये नहीं है कि बीजेपी को मैसेज देना है, सीमांचल के हिस्से में एक बड़ी दिक्कत यह भी है कि जो जेडीयू और आरजेडी का गठबंधन हुआ है, इस जेडीयू और आरजेडी के गठबंधन को भी एक मैसेज देना है कि अब बीजेपी की रणनीति, या यूं कहें कि बीजेपी के सेनापति खुद अमित शाह हैं और अमित शाह ने अब कमान संभाल ली है। तो यहां से देखना होगा। देखिए ये इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इसके पहले के अगर आप 2014 के लोकसभा चुनाव को देखें तो 2014 के लोकसभा चुनाव में अमित शाह के पास यूपी की कमान थी और जिस तरीके से चुनाव में बीजेपी को फायदा हुआ था उसे देखते हुए यह जरूर कहा जा रहा है कि एक बड़ा फायदा हो सकता है अगर अमित शाह यहां बिहार में बीजेपी की कमान संभाले। दूसरी बड़ी बात यह कि यह दौरा इसलिए भी खास है क्योंकि यह भी कहा जा रहा है कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का भी चुनाव हो सकता है, यानी कि संजय जायसवाल की जगह किसी और को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। तीसरी बड़ी बात यह कि जेडीयू जब से बीजेपी से अलग हुई उसके बाद यह पहला दौरा होने वाला है और जब बीजेपी ने अपने नेता प्रतिपक्ष के तौर पर विजय सिन्हा को चुना है, यहां भी एक बड़ी राजनीति होने वाली है क्योंकि अगली जाति से आते हैं विजय सिन्हा और ऐसे में बीजेपी किस तरीके से मैसेज देना चाहती है। आप देखिए विधानसभा में विजय सिन्हा है, विधान परिषद में सम्राट चौधरी है, वहीं अगर पार्टी की कमान देखें तो संजय जायसवाल के पास है और बड़े नेता जो बीजेपी के बड़े नेता हैं उसमें से फिलहाल अगर देखा जाए तो 3 बड़े नेता ही केंद्र की सियासत में हैं, गिरिराज सिंह, नित्यानंद राय और अश्वनी चौबे। ऐसे में क्या इन 3 नेताओं को पार्टी आगे करेगी, क्या इन 3 नेताओं को बिहार लाया जाएगा, यहां यह भी देखना बड़ा दिलचस्प हो जाएगा कि बिहार में आगे बीजेपी किस तरीके से कमान संभालकर जेडीयू और आरजेडी को टक्कर देती है। लेकिन सीमांचल का जो इलाका है, सीमांचल के इलाके में आप देखें तो ना तो बीजेपी, एक शहनवाज हुसैन को आप छोड़ दें तो बीजेपी के कोई ऐसे बड़े चेहरे नहीं, और पूरे बिहार बीजेपी की बात करें तो बिहार बीजेपी में भी कोई इतने बड़े चेहरे नहीं है जिनको इस स्तर तक पार्टी जो है कमान दे दे। सवाल यहां पर यह उठता है कि सीमांचल का इलाका जो कि मैंने पहले भी जिक्र किया, मुस्लिम और यादव बाहुल्य इलाका, अति पिछड़ा वर्ग इलाका, जिस पर जेडीयू भी कहता है कि वो मतलब उनकी परंपरागत सीट रही है या उनके परंपरागत वोटर रहे हैं, परंपरागत वोटर हैं भी। अब तो चूंकि साथ है महागठबंधन में, तो कितना मुश्किल होगा इस समीकरण को चुनौती दे पाना। देखिए इसके लिए हमें विधानसभा के उस ग्राफिक्स को देखना होगा, उसे समझना होगा क्योंकि उससे सीटें आसान हो जाती है। विधानसभा में अगर सीमांचल के क्षेत्र की बात करें तो 24 सीटें आती है, विधानसभा की कुल 24 सीटें हैं सीमांचल में और इन 24 सीटों का गुणागणित देखें तो इसमें से 16 सीटों पर अब महागठबंधन का कब्जा है। 8 सीटें जो हैं उसमें कांग्रेस के 5, आरजेडी के पास 7 सीटें, तो जेडीयू के पास 4 सीटें हैं। 16 सीटों का यह गुणागणित है। मुस्लिम बहुल इलाका है बिहार का सीमांचल जो है और इसमें 1 सीट एआईएमआईएम के भी पास में है। यहां अति पिछड़ा और पिछड़ा वोटरों की बहुत अच्छी तादाद है और यही वोटरों पर बीजेपी की नजर है। आरजेडी को इस क्षेत्र में मुस्लिम यादव समीकरण पर भरोसा है, हालांकि पिछली बार एआईएमआईएम ने यहां पर सेंधमारी की थी। जेडीयू के मुस्लिम और अति पिछड़े वोटरों पर अच्छी पकड़ है। तो ऐसे में अब बीजेपी को यहां पर, दरअसल बीजेपी भी चाहती है कि जो स्विंग वोटर हैं, मतलब ऐसे वोटर जो किसी और पार्टी के परंपरागत वोटर रहे हो लेकिन वो खिसक के बीजेपी के पास आ सकते हैं, क्योंकि बीजेपी पूरा लोकसभा का चुनाव मोदी के चेहरे पर लड़ती है। मोदी का चेहरा सबसे बड़ा होता है जो तमाम मुद्दों पर भारी होता है
और सरकार के पास योजनाओं की एक लंबी फेहरिस्त है। मतलब केंद्र सरकार के पास योजनाओं की एक लंबी फेहरिस्त है जिसे गिनाएंगे अमित शाह जब बिहार आएंगे और उसके बाद मोदी का चेहरा होगा। तो ये चेहरे से क्या MY समीकरण की जो बात कही जा रही है, क्या वो उस MY समीकरण को जिस तरीके से अमित शाह चाहते हैं कि बिहार की राजनीति अब जो सीमांचल का एरिया है वहां पर अगर बात की जाए तो जो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने राजनीति की, तो क्या वो बिहार में भी संभव हो पाएगा या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है बिहार के लिए। निश्चित रूप से। लेकिन आपने AIM की बात की, अच्छी शुरुआत आप कह सकते हैं AM के, लेकिन 5 विधायकों में से 4 विधायक तो उनके RJD में चले गए। मजबूत स्थिति में तो वहां RJD मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है और मुस्लिम के 4 विधायक उनके AIM का। देखिए बीजेपी के लिए ऐसे हालांकि बात की जाए तो सीमांचल के क्षेत्र में अगर अभी फिलहाल AIMIM अपने उम्मीदवार को उतार देती है तो फायदा यह होगा कि AIMIM के उम्मीदवार महागठबंधन का वोट काटेंगे। ये एक उनके लिए फायदेमंद होने वाला है, यानी बीजेपी के लिए यह त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है उस क्षेत्र में अगर AIMIM के विधायक काट लेते। लेकिन यहां एक मुश्किल ये है कि अगर आप देखें तो विधानसभा में फिलहाल बिना शर्त बाहर से समर्थन दे दिया है AIMIM के इकलौते विधायक अख्तरुल उलमा। ऐसे में साफ है कि उन्होंने ओवैसी से भी बातचीत की होगी, उसके बाद ही यह फैसला लिया है। और पहले के जो 4 विधायक है वो ऑलरेडी RJD में शामिल हो चुके हैं। तो अब यह कहा जा सकता है कि आगे की रणनीति में जो ओवैसी पर आरोप लगते रहे हैं कि वो बीजेपी की बी टीम है, वो बीजेपी की मदद कर देते हैं, तो ये देखना होगा कि अमित शाह की रैली के बाद अमित शाह क्या इशारा करते हैं और उसके बाद ये माना जाए कि बिहार में 2024 के लोकसभा चुनाव का खेल शुरू हो जाएगा और इस 40 सीटों की कमान सीधे तौर पर अमित शाह के हाथ में चली जाएगी। निश्चित रूप से। लेकिन यहां पर एक सवाल ये उठता है कि चूंकि देखिए सीमांचल का एक वैसा इलाका और अमित शाह के लिए मुद्दा काफी अहम हो जाएगा, चूंकि हाल फिलहाल में नीतीश कुमार भी उनसे अलग हो चुके हैं। कौन सा मुद्दा उठाएंगे? क्या वो केंद्र सरकार की उपलब्धियों को गिनाएंगे? ये सवाल हमारे दर्शक भी लगातार पूछ रहे हैं कि केंद्र सरकार का वो मुद्दा अहम होगा जो विकास का मुद्दा है, या फिर नीतीश कुमार जो इतने दिनों का एक तरह से साथ था वो साथ छोड़कर गए हैं, तो वो किस तरह के मुद्दे को अमित शाह? बिल्कुल, इस सवाल का मैं जवाब दूं उसके पहले संजय जायसवाल का बयान बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, जो उन्होंने ये बताया है कि अमित शाह का ये दौरा कब है, बिहार कब आ रहे हैं और इस दौरे में क्या कुछ उनका कार्यक्रम है। आपको संजय जायसवाल जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनका पहले बयान सुनाते हैं। बिहार में माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का 2 दिवसीय दौरा 23 और 24 सितंबर को होने जा रहा है। 23 सितंबर को पूर्णिया के मैदान में आम सभा होगी और उसके बाद वह हमारे पड़ोसी जिलों के, पूर्णिया के जो पड़ोस के जिले हैं उन सभी के हमारे मंडल अध्यक्ष, जिला के पदाधिकारियों से उनकी वार्ता होगी और वार्ता के पश्चात 24 तारीख को फर्स्ट हाफ में उनके कुछ सरकारी कार्यक्रम लगे हुए हैं और सेकेंड हाफ में किशनगंज के सभी मंडल के पदाधिकारियों से, जिला के पदाधिकारियों से वहां पर होने वाली समस्याओं के बारे में भी माननीय गृह मंत्री जी फर्स्ट हैंड जानकारी लेंगे। आप सब जान रहे हैं कि अगर यह एनडीए सरकार के टूटने से 10 दिन पहले किशनगंज में 82 पशु पकड़ाए थे कंटेनर में, जिसमें 6 पशुओं की मृत्यु भी हो गई थी और जिन लोगों ने इस बंद कंटेनर में पशुओं को पकड़ा था उनको पुरस्कृत करने के बदले वहां के जिला प्रशासन ने इतनी सारी कड़ी धाराएं लगा दी, उनको एक तरह से हाईवे में रंगदारी वसूलने वाले का रूप दे दिया गया और जो गौ तस्कर थे उनको किशनगंज के पुलिस प्रशासन ने मदद करने का, एक तरह से अगर सही शब्द का प्रयोग करें तो उनके रक्षा के लिए किशनगंज पुलिस प्रशासन ने काम किया था। यह सारी स्थितियां बिहार में। बिल्कुल, ये संजय जायसवाल थे जो जानकारी दे रहे थे कि 23 और 24 सितंबर यानी कि अगले महीने के 2 दिन अमित शाह का सीमांचल का दौरा होने वाला है। 23 सितंबर को पूर्णिया में एक जनसभा को संबोधित करेंगे, दोपहर के वक्त ये जनसभा होने वाली है, जबकि 24 तारीख को
वो कार्यकर्ताओं को संबोधित कर सकते हैं और जिसमें उनके साथ बीजेपी के बिहार के बड़े नेता भी शामिल होंगे। तो ये दौरा बहुत खास है। अब जो सवाल आशीष का था कि क्या जो जातीय का मिथ है, क्या इसे तोड़ पाएंगे अमित शाह? क्या जो गुना गणित सीमांचल का कहता है, जो क्योंकि 24 विधानसभा सीटों की रिजल्ट कुछ और कह रही है, और अभी अगर आप देखें तो लोकसभा सीट का रिजल्ट भी बीजेपी के लिए बहुत डराने वाला है। तो क्या बिहार में उसी सफलता को दोहरा पाएंगे अमित शाह जो सफलता उन्हें पिछले चुनाव में मिली, यानी कि 2019 में मिली जब वो नीतीश कुमार के साथ थे। लेकिन अब नीतीश कुमार के साथ नहीं है। ऐसे में तय है कि वो जब रैली करेंगे तो उस रैली में उनके निशाने पर नीतीश कुमार भी होंगे, लालू परिवार भी होगा, भ्रष्टाचार भी होगा और कुछ ऐसी बातें भी होंगी इस अलायंस की जो अभी तक बीजेपी के किसी दिग्गज नेता ने जिसके बारे में नहीं कहा है। क्योंकि कहते हैं कि जो भी बिहार में बीजेपी या जेडीयू के बीच में जो बातें हुई, उन तमाम बातों को करने वाले नेता अमित शाह ही थे, चाहे किसी से भी गठबंधन हुआ हो। आपको याद है होगा कि वीआईपी ने जब गठबंधन तोड़ा था तो उसने भी हवाला दिया था मुकेश सहनी ने कि उनकी बातचीत सिर्फ अमित शाह से हुई है। अब जब अमित शाह खुद बिहार आएंगे, उनसे भी यह सवाल होगा और वो मन से जरूर इस बात के बारे में बताएंगे कि आखिर यह गठबंधन क्यों टूटा, इस गठबंधन के टूटने के पीछे की वजह क्या है, और यहां से बीजेपी 2024 में 4 सीटों को साधते हुए 40 पर कैसे निशाना लगाती है, यह देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। निश्चित रूप से देखिए ये बहुत ही बड़ा सवाल है और तमाम सवाल हमने आपके सामने रखे, वो 10 सवाल और 10 का हमने विश्लेषण किया। फिलहाल वो दौरा काफी महत्वपूर्ण होगा। शाह किस मुद्दे को उठाते हैं, नीतीश कुमार पर कितने हमलावर होते हैं, वो भी देखने वाली बात होगी और महागठबंधन की सरकार पर वो किस तरीके से निशाना साधते हैं। आप तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए बिहार तक। हम एक बार फिर से कल हाजिर होंगे। नमस्कार।